अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, आज का सवाल फैसलाबाद में, जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल का मरकज़ है, और यहाँ हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि यहाँ कई 100 कारखाने बंद क्यों हैं। हुकूमत उनसे टैक्स लेना चाहती है, वो टैक्स क्यों नहीं दे पा रहे। एक ज़माना था जब टके को हकारत की नज़र से देखा जाता था, लेकिन जिस मुल्क की करेंसी टका है, अब वो हमसे कहीं आगे बढ़ गई है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। कुछ आदाद शुमार आपको यहाँ बताती हूँ कि 2013-14 में हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का हुजम 13.73 अरब डॉलर तक पहुँच गया था, जो आहिस्ता से नीचे आया और फिर दोबारा से पिछले साल बेहतरी आई थी। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि यहाँ पाकिस्तान में जो मकामी मार्केट को कपड़ा बेचा जाता है, उसका जो सेल्स है उसका हुजम तकरीबन 1200 से 1600 अरब रुपए है, जिसमें सिर्फ 6 अरब रुपए का टैक्स अदा किया जाता है। तो यहाँ मसला हुकूमत और टेक्सटाइल सनत का क्या बना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद में इस वक्त काशिफ ज़िया साहब के साथ हैं, और क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत की तरजीह एक्सपोर्ट्स है, तो वो तरजीह उसको कैसे अमल दरामद करें, उसको कैसा पूरा कर रहे हैं। काशिफ ज़िया साहब हमें कुछ बताएंगे। ये वाली जो आपका फैक्ट्री का ये वाला हिस्सा, यहाँ स्टिचिंग यूनिट है, बता सकते हैं कितना वॉल्यूम होता है आपके? हमारा जो इस टाइम पे हमारा जो कंपनी है वो इस टाइम पे फैसलाबाद में 4th लार्जेस्ट जो है वो इस टाइम पे जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में है। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे तकरीबन मोर देन 1200 लोग जो हैं वो इस फैक्ट्री में इस टाइम पे काम कर रहे हैं, और ये प्योरली वैल्यू एडिड टेक्सटाइल की रिप्रेजेंटेशन है। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल क्या होता है? वैल्यू एडिड टेक्सटाइल ये है कि जिस तरह आपको ये पता है कि एक रॉ मटेरियल है, यान जिस तरह हमने लिया है, हमारे काम जो स्टार्ट होता है वो स्ट्रेट वे यान से स्टार्ट होता है। और जो स्पिनिंग सेक्टर है, अगर हम यान को एक्सपोर्ट कर दें तो वो वैल्यू एडिशन नहीं है। वैल्यू एडिशन ये है कि हमने वो यान को लिया, उसके बाद फैब्रिक निट करवाया, फिर उसको प्रोसेस किया, डाइंग किया, उसके बाद कटिंग, देन हमने गारमेंट मेकिंग, उसके ऊपर प्रिंट हैं, एम्ब्रॉयडरीज हैं, और ये जब सारी चीज़ें एडिशन इसके ऊपर हो रही होती है, ऑब्वियसली वो वैल्यू भी जनरेट कर रही है। और इस टाइम पे जो और हुकूमत की यही तरजीह है, वो चाहते हैं कि नो डाउट जो इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उनका तो विजन ही ये है कि किसी तरह हम अपने वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को जो है इसको बूस्ट कर सकें, और इकोनॉमी में जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो सबसे जो प्योर सेक्टर है, अगर इस सेक्टर को उठाया जाए तो रेवेन्यू जनरेट करने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ स्टिचिंग यूनिट दिखाते हैं। ये हमारा स्टिचिंग यूनिट है। इस टाइम पे जब फैब्रिक निट होके हमारा कटिंग होती है, और यहाँ शोर भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊंचा भी बोलना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जब लेबर काम कर रही है, मशीनें चल रही हैं, तो ये हमारा लो कॉस्ट जिसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली जिस तरह इमरान खान साहब ने पिछले दिनों में कहा जी के लोगों को मुर्गियाँ पाल लें, कट्टे पाल लें, बेसिकली वो क्या चीज़ थी, वो एक गरीब लोगों का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था कि अगर हमारा गरीब लोग भी जो है वो इसके ऊपर आके वर्किंग करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को उठाने में किरदार अदा करते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट जो इनपावर हुई थी, उन्होंने ये तब्दीली का नारा एक हमारी इंडस्ट्री में लगाया था, और पूरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ज़ीरो रेटेड की जो तलवार गिरी है हमारे ऊपर, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर आप ये GST लगाते हैं, क्योंकि हमने लोकल सेल नहीं करनी है, हमने तो इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है। और जो चीज़ यहाँ पे आप सेल ही नहीं कर रहे, उसके ऊपर कौन सा जनरल सेल टैक्स अप्लाई होगा? नुकसान किस तरह से आपको होगा? नुकसान इस तरह से होगा कि अभी जनरल सेल टैक्स जो है 17% है। ठीक है। पिछले दौरे हुकूमत में जो कि फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब को एक तगड़ा फाइनेंस मिनिस्टर समझा जाता है, उन्होंने 2% लगाया था। जब उन्होंने 2% लगाया था, 2012-13 की बात कर रहा हूँ, आज हम इस टाइम पे 2019 में हैं, और अभी तक हमें जो है वो 2% जो है वो अभी तक वापस नहीं मिला। और जब वो वापस नहीं मिला, इस गवर्नमेंट ने आगे 17% लगा दिया। हम टैक्स देने में तो यानी कि 15% का इजाफा हुआ है। और जब 2% जो पिछली गवर्नमेंट ने अभी तक वापस नहीं किया, तो ये 17% गवर्नमेंट का जो बिजनेसमैन का जो
ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो आपको वापस कर देंगे और जल्द कर देंगे। वादे तो इसाक डार साहब ने भी बहुत किए थे, उससे पिछले हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी में थे, वादे उन्होंने भी बहुत किए थे, लेकिन आज दिन तक वो वादे वफा नहीं किए। हम इसको कहते हैं कि 17% की बजाय हमारे साथ ऑन टेबल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, इसको सिंगल डिजिट पे ले हैं। ठीक है, 5% हो गया, 5% हो गया, 4% हो गया, ताकि आपका भी काम हो जाए और हमारा जो लिक्विडिटी मनी जो है वो भी स्टक आपकी तरफ ना हो। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन ये वाहिद सेक्टर ऐसा है कि जिसने मुल्क की इकॉनमी में इन एक्चुअल रियल टर्म में प्ले किया है, और हमारी पिछली जितने लास्ट मंथ की इस टाइम पे भी हमारी जो है 15% की ग्रोथ है, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। वाहिद सेक्टर ऐसा है जिसमें रेगुलर ग्रोथ है। अब हमने गवर्नमेंट के साथ अपने डाटा शेयर किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने उनको डाटा शेयर किए हैं, लेकिन ये कौन से फैसले वो कर रहे हैं कि एक चलती हुई जो इंडस्ट्री है आप उसके रास्ते में सिर्फ आपकी इंडस्ट्री नहीं है, 4 और ऐसे सेक्टर है जिन पर इसी तरह जीरो रेटेड टैक्स की फैसिलिटी खत्म कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स नेट को बढ़ाना चाह रही है, और वो ये चाह रहे हैं कि जो लोग लोकल सेल कर रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए। और ये तो इसके लिए आपको क्यों सज़ा दे रहे हैं? हमें सज़ा इस बात की दे रहे हैं कि हम इनके लिए मददगार होंगे कि ये टैक्स नेट जो बढ़ा रहे हैं, लोगों से टैक्स कलेक्ट करें, अपना पैसा गवर्नमेंट की तरफ डंप करें, और गवर्नमेंट जो है वो अपना रेवेन्यू जो शो करना चाह रही है कि टैक्स कलेक्शन उन्होंने किया है। बेसिकली ये उन्होंने इजी टारगेट किया है कि एक्सपोर्टर जो है वो इजी टारगेट है, हम अपनी फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो एहतजाज कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके तो फैक्ट्रीज आज बंद है, हमें रॉ मटेरियल आज ही नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे पास ये कि कुछ आखिरी सांसें बाकी हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑर्डर शिपमेंट्स जा रही हैं पूरी करनी है अपनी। और उसके बाद ये होगा कि जब हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होंगे, हमारी फैक्ट्रीज को ऑटोमेटिकली ताले लगेंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी वो बुरी तरह शैटर हो चुका है, और ये आने वाले दिनों में ये और इस तरह की सिचुएशन होगी, और हमारा ये लेबर जो है वो ग्रेजुअली जिसका काम कम हो रहा है उसी तरह लेबर भी जो है वो बेरोज़गार होगी इसके ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें वक्त देने का। गैर यकीनी की सूरत हाल है, हम थोड़ा सा यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनको कितनी परेशान करती है ये गैर यकीनी की सूरत हाल। कितने घंटे काम करते हैं, कितनी तनख्वाह है? हम 8 घंटे काम करते हैं, तो 18,000 रुपये हमारी सैलरी। नई हुकूमत आई है, आपके खर्चों में कुछ फ़र्क पड़ा है, बजट में फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, खर्चों में फ़र्क पड़ा है, महंगाई ज़्यादा हुई है, तो इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक अच्छा करे जो भी। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 5। अच्छा, और सिर्फ आप कमाते हैं? नहीं, मेरे एक और भाई भी हैं, वो भी कमाते हैं। पूरा करना ज़रा मुश्किल हो गया, क्या 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 मुश्किल हो गया, किस तरह? जी देखें, महंगाई ज़्यादा हुई है, यही परेशानी है और कोई परेशानी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे रहा है और हम खा रहे हैं। नई हुकूमत आई है, महंगाई में भी इजाफा हुआ है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हाँ जी। किस किस्म की? कोई भी नहीं, बस यही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। किन किन चीज़ों में आपको ज़्यादा महसूस होता है? घरेलू महंगाई होती है और क्या होता है, सारी महंगाइयाँ होती है। बजट आ गया है, महंगाई ज़्यादा हो गई, आपको महसूस हुई है? हाँ जी, किस तरह से, किन चीज़ों में? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और आपके घर में कितने लोग काम करते हैं? मैं अकेला है। आप अकेले काम करते हाँ हैं? जी, अच्छा, और घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। इसमें कौन कौन? 4 बच्चे हैं, एक बीवी है। फिर आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें, कुछ कहना चाहें? हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि महंगाई तोड़न, सस्ती करन, हर चीज़ सस्ती हो। आपको क्या लगता है आपके घर का खर्च कहाँ, किस दौरे हुकूमत में बेहतर था? इस दौर में, पिछले दौर में, या उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर? नहीं, हमारे दौर में तो नून लीग में बेहतर था। अच्छा, क्यों? क्योंकि फ़िलहाल हमें हर चीज़ मैनुअल मिल रही थी, अच्छा मिल रहा था, अच्छा खाना पीना मिल रहा था। अब फ़िलहाल महंगाई इतनी है कि ना कुछ खाने को, ना अखराजात पूरे हो रहे हैं। कहाँ आपको ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रही है अखराजात में? अभी 2-3 माह हुए हैं ईद से पहले की बात, अब तब से शुरू हुआ है। और आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग काम करते हैं? मैं और मेरे बाबा बस काम करते हैं। अच्छा, और घर में कितने लोग हैं? 6। अच्छा, माशाल्लाह, 6 का पूरा करना मुश्किल होगा। जी। घर आपका अपना है? नहीं, हम रेंट पे रह रहे हैं। अच्छा, ऊपर से किराए पे भी रह रहे हैं। किराए पे भी रह रहे हैं। तो ये जो 50 लाख घर का वादा किया था,
उम्मीद है कि आपको हमने से नहीं नहीं, कोई उम्मीद नहीं उसमें। कितने अरसे से यहाँ काम कर रही हैं? 6 माह से। अच्छा 6 माह हो गए हैं। महंगाई आपको घर के खर्च पे असरअंदाज हो रही है बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई, तो खीर हो गई है हद से ज़्यादा। और आपके घर में कितने लोग काम करते हैं? मेरे 2 भाई हैं और वो करते और मैं, हमारे अब्बू काम नहीं करते, अच्छा, उनकी एज हो गई है। आपका क्या लगता है कि ये जो महंगाई है किस दौरे हुकूमत में ज़्यादा थी, मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मेरे ख्याल में तो जब तक बेनज़ीर रही है ना तब तक तो बहुत अच्छा रहा है, उसके बाद तो बस ऐसे ही है। पाकिस्तान का कोई हाल तो है ही नहीं। आपको लगता है कि अगले साल तक हालात बेहतर होंगे? उम्मीद तो नहीं है, जो हालात जा रहे हैं उससे उम्मीद तो नहीं है। क्या नौकरियां ढूंढना भी मुश्किल हो गई हैं? बहुत ज़्यादा, अब तो जल्दी फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलता है। कितने अरसे से यहाँ काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 8 माह हो गए। अच्छा 8 माह हो गए हैं जी। और आप इसी तरह फैक्ट्री में काम करती हैं या क्या क्या? ये मैं हाउस वाइफ हूँ, फैक्ट्री में काम करती हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। ये पहला एक्सपीरियंस है, तो क्या क्या वजह है कि आपने यहाँ फैक्ट्री में काम? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मुझे बच्चों का मतलब सर्कल चलाने के लिए मुझे यहाँ पे जॉब करनी पड़ी। हुकूमत से अगर कोई मुतालबा करना चाहे, कुछ एक ख्वाहिश हो या मुतालबा हो, जो भी हो आप कहना हुकूमत से ये मुतालबा है कि प्लीज़ महंगाई ज़रा कम कर दें। हमने उनको वोट दिया, मैंने फर्स्ट बार वोट दिया है इमरान खान को, ठीक है, इनके लिए दिया है। तो अगर यही मुश्किलें और हमारे लिए और मुश्किलें, बिल भी इतने ज़्यादा उन्होंने कर दिए, गैस बिजली महंगी है, फीसें, घर का राशन, हर चीज़ महंगी है। अगर इनमें कुछ बेहतरी कर दें तो बड़ी मेहरबानी है उनकी, क्योंकि हमने तो सबसे लड़ झगड़ के उनको वोट दिया कि वो आए, हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें, हमारे लिए बेहतर करें। लेकिन अब सारे हमें यही कहते हैं आपने बढ़ चढ़ के वोट दिया था, अब देखें। अब ताने देते हैं। फैसलाबाद आने का एक और मकसद हमारा ये था कि ये जानने के लिए कि यहाँ कारखाने, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल में जो प्रोसेसिंग के कारखाने हैं, बंद क्यों हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वही हमें बेहतर बता सकेंगे, एहतशाम साहब और हबीब साहब, जो चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के और स्टैंडिंग कमेटी के आप सरबराह। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताइएगा कारखाना बंद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारखाना बंद उसकी इनपुट ना होने की वजह से, मतलब ग्रे क्लॉथ का ना मिलना। जो लोग हमसे काम करवाते हैं वो हमारे अनरजिस्टर्ड कस्टमर हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं। उन्होंने जैसे ही टैक्स रजीम आई है, रजिस्ट्रेशन की रजीम आई है, इसको रजिस्टर्ड होने से अपने आप को मना कर दिया। उन्होंने कहा हमने रजिस्टर्ड नहीं होना और हमारा काम आप मत करें, जिसकी वजह से हमारे पास ग्रे की शॉर्टेज आ गई और मजबूरन हमें अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करना पड़ी। यानी कि एक तासुर है कि ये हड़ताल है? नहीं, आप इसको हड़ताल नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हमने मिल के इकट्ठे बजाय आज एक फैक्ट्री बंद हो कर लो, हमने इकट्ठी फैक्ट्री बंद कर ली है। मगर ये हड़ताल नहीं है, ये है कि हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है। जो प्रोसेसिंग के लिए कपड़ा दोस्त भेजते हैं वो ट्रेड सेक्टर है बहुत बड़ा, वो रजिस्टर्ड नहीं है। हमने उनसे मांगा है 20% और CNIC की कापी, वो 21-22 जून से उनसे बातचीत चल रही थी। उन्होंने इसको यकसर मुस्तरद किया है कि हम ना तो आपको CNIC कापी दे सकते हैं और ना ही हम आपको 20% टैक्स दे सकते हैं। हम एज़ फॉर लॉ कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को यकम से चला नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने कहा कि हम क्यों ना एक फैक्ट्री बंद हो, इकट्ठे बंद कर देते हैं। ये इसका है। यानी कि एक तरह से मजबूरी भी थी और आप चाह रहे थे कि ये पैगाम दुकानदार को भी जाए, हुकूमत को भी जाए। देखिए जी, एक बड़ा इसमें हम हुकूमत को पैगाम देना ये चाह रहे हैं कि हम CNIC रजिस्टर्ड होना हर पाकिस्तानी का जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए लाजमी है। ये जो 70 साल से रीच चली आ रही थी कि अनरजिस्टर्ड काम कर रहे थे, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये हमारी डिमांड भी है, हम इसे सपोर्ट भी करते हैं। हुकूमत को ये पैगाम भी जा रहा है कि वी आर नॉट फैसिलिटेटिंग दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, वो हमारी कंपेटिटिव से हमारी बढ़ जाएंगी। ये मैसेज भी जा रहा है कि ये 17% का जो रेट है इसको कम किया जाए, इसको 5-7% पे कहीं लाकर, ताकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और वो इसमें रजिस्टर्ड हो सके। देखें, आप कितनी देर किसी को ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड करेंगे? इसके लिए बहुत ज़रूरी है उन ट्रेडर्स, ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है। हम फिर भी फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हुकूमत उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं देगी कि ये टैक्स पेयर्स हैं, हमारा हाल तो उनके सामने होता है। FBR ब्यूरोक्रेसी हमारा जो हशर करती है, तो हुकूमत उन पे जोर क्यों नहीं चला रही?
हम मैसेज तो यही दे रहे हैं कि जाएं उनसे बात करें, उनको दें, हमें अच्छा माल ठीक दें। है, एक ये भी तासुर है कि ये ज़ीरो रेट रजीम ख़त्म करने की वजह से ये हड़ताल है। नहीं, ज़ीरो रेट रजीम अगर ख़त्म हो गया तो हमको तो इतना इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अगर तो एक्सपोर्टर का ज़्यादा मसला है। एक्सपोर्टर का मसला है, उनके लिए उन्होंने टैक्स लगाया नहीं है, उनका रिफंड मिल जाएगा, उसको वो कहते हैं फी शेक वगैरह। दोस्त जो आगे लगे होंगे हम इसको ठीक कर देंगे, रिफंड जल्दी दे देंगे, ये उनका मसला है। मगर हमारा मसला जो ये है कि ये चैन मुकम्मल होनी चाहिए। पिछले 5-6 साल जब हम ज़ीरो रेट में थे तो प्रोसेसिंग के ऊपर टैक्स फिर भी था, ऑन फैब्रिक्स के ऊपर 9/3 12% था, और जो कन्वर्जन करते थे उनके ऊपर 2% था, 2/1 3%। मगर उस वक्त हमारा RTO ऑफिस जो फैसलाबाद में है उससे हमारा हमेशा झगड़ा रहता था। वो हमसे पूछते थे कि आप कपड़ा किसका तैयार कर रहे हैं, अगर आप नहीं बताते किसका तैयार कर रहे हैं तो ये आपका अपना है। ये हमारा झगड़ा 5 साल, इसके ऊपर कस्में भी, इसके ऊपर एक दूसरे को यकीनदानियाँ भी, बहुत यानी कि इतनी मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमा के वहाँ जाके कुछ हम भी झूठ, कुछ RTO भी झूठ, ऐसा सिस्टम चलता रहा। ठीक है, ये भी हमारा मुतालबा था कि आप हम पर पाबंदी लगा दें। पिछली हुकूमत ने ये मुतालबा आपका नहीं माना, इस हुकूमत ने मान लिया। पाबंदी लगा दें हम पर कि हम किसी अनरजिस्टर्ड का काम ना करें। हुकूमत ने ये हमारा मुतालबा माना है, मगर अब इसका रेट ज़्यादा है। इसका एक ही हल है इसको चलाने में, अगर गवर्नमेंट संजीदा है कि ये काम चल पड़े, अभी इसको रेट भी कम करना चाहिए। और टेक्सटाइल काउंसिल जिन से लेके ट्रेडर तक जितने भी सेक्टर स्टेप बाई स्टेप आते हैं, इनको अपने पास बुला ले, एक रूम में बैठा दे, इनको कहे कि हमें तो टैक्स चाहिए, आप हमें अपना सिलसिला बनाकर बताएं, तो मुझे उम्मीद है वो बना भी देंगे और चल भी पड़े। ठीक है, हुकूमत का तो ये एक मौक़िफ़ है कि सबसे ज़्यादा जो कम टैक्स देती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देती है, कोई 6 अरब के करीब। हालांकि जो प्रोडक्शन है वो 1600 अरब का कुछ एक अंदाज़ा लगाया है हुकूमत ने। ये एक इजलास भी हुआ था, मुलाकात हुई थी, उसमें भी हफीज़ शेख साहब और उन्होंने ये बताया था। इत्तेफाक करते हैं, सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट $25 बिलियन, उसमें से $13 बिलियन कपड़े की, तो अगर 1300 अरब रुपया, कोई 56% 56 से 60%, तो तकरीबन हम वो कर रहे हैं, तो लोकल मार्केट को फिर हम कितना बेच रहे हैं? इसका मतलब हमारी कैपेसिटी $26 बिलियन की चली गई, ये तो गलत है। हाँ, इतना ज़रूर है 600-700 अरब रुपए की लोकल की सेल है, उसके अंदर से 12-13 अरब रुपए का टैक्स जा रहा है इन्हें, ये भी ठीक है। ये बहुत कम है, ये भी ठीक है। अब वो टैक्स कौन नहीं दे रहा, इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। सेल टैक्स या वैट का टैक्स, कंज्यूमर टैक्स होता है, वो किससे लेना है? जो इसको बेचता है। हम मैन्युफैक्चरर, दुकानदार से लेना है, वो जो बनाते हैं कपड़ा उनसे बनाते हैं, वो तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो मैन्युफैक्चरर हैं। हम उनके फैसिलिटेटर तो हो सकते हैं, हमें टैक्स कलेक्टर क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, आप टैक्स कलेक्टर नहीं है। अब आपके पीर से कारखाने बंद हो गए कल से, यानी हुकूमत से कोई बातचीत हुई? कब हुई, किससे हुई? अभी तक तो किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। हमारे पैटर्न चीफ हैं ज़ुबैर मोतीवाला जो कराची में है, मेन रब्ते उन्हीं से होते हैं। हमारा उनसे बार बार रब्ता हो रहा है, मगर उन्होंने ये हमें बताया है कि हमारा अभी तक इस्लामाबाद से कोई ऐसी कॉल नहीं आई कि आप आएँ और बताएं अपनी प्रॉब्लम क्या है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ ज़्यादा ही सख्त है, मगर गवर्नमेंट के इस इकदाम को हम सराहते हैं कि इसको ट्रेडर को नेट में लाना चाहिए, मगर उसका तरीकाकार, उसमें क्या क्या आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, हमें सज़ा मिल रही है। दुकानदारों की वजह से दुकानें खुली हैं, उनको तो भी मेरा 2-4 माह उनके पास कपड़ा भी इतना होगा कि शायद बेच भी लें। प्रॉब्लम सारी इंडस्ट्री को है, जिसको कपड़ा आना बंद हो गया और इस वजह से वो बंद हो गई। अब तो कब तक बंद रहेंगे कारखाने, और ये जो मजदूर काम करते हैं उनका क्या होगा? देखिए जी, ये मैसेज हुकूमत को बड़ा समझ लेना चाहिए कि हमें जब तक कपड़ा नहीं मिलेगा हम नहीं चला पाएंगे इसको मैटर में जितनी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान भी हुकूमत को ही होने जा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अर्सा अपनी मजदूर लेबर को ले ऑफ नहीं कर सकेंगे, लेकिन कब तक? जब तक हमारी पसली है, जब तक हम उसको और वो भी कुछ लोग, सारे तो नहीं हैं, सब कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जिनको कुछ आता है तो वो पे करते हैं। तो मज़दूर जो लाखों की तादाद में है, वो इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। इसको हुकूमत को फैसिलिटेट करते हुए उन अनरजिस्टर्ड लोगों को रजिस्टर्ड भी करना है और उन्हें इस कॉन्फिडेंस भी देना है कि वो रजिस्टर्ड हो। ऐसी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जल्द से जल्द। अच्छा, हुकूमत का कहना है कि हमारी ज़ाहिर है ख़र्च ज़्यादा है, आमदन कम है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो जो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो लग रहा है मुश्किलात है, ये पिछली हुकूमत की वजह से नहीं, ये नहीं मैं कहता कि वो चलो कर्जे में छोड़ दिया। ट्रेड को रजिस्टर करने की ख्वाहिश नून की भी रही है,
आर्मी हुकूमत आई, मुशर्रफ साहब की भी रही है, उससे पहले भी रही है, सबकी कोशिश रही है ये कि ट्रेड को रजिस्टर्ड किया जाए, क्योंकि ये सेल टैक्स एंड यूज़र पर है, एक सूट पर है। जब एक सूट खरीदते हैं आप उसके ऊपर सेल टैक्स है, मगर चूँकि वो मैनेज नहीं है, गाँव गोठों में दुकानें हैं, साइकिल के ऊपर अब भी कपड़ा बिक रहा है, कैसे लिया जाएगा उनसे? अच्छी बात है बड़े होल सेलर से ले लिया जाए, मगर होल सेलर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। उसको रजिस्टर्ड करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनिंग वाला है, स्पिनिंग वाला है, बीकिंग वाला है, प्रोसेसिंग वाला है, साइजिंग वाला है और ट्रेडर है, इनको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बैठ के इनको इनके टैक्स पूरा कर दें। टैक्स मिलना चाहिए, टैक्स पे वगैरह गुजारा नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि इसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, NOC वार्ड में सूबों को क्या देना पड़ रहा है, वफाक के पास क्या बचता है, हम इन बातों को समझते हैं। अवेयरनेस आई है, लोग इस बात पे एग्री हैं कि अब टैक्स दिया जाए, इसको कितनी देर छुपाया जा सकता है, मगर उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 1-2% डाल के आगे लाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एक मुश्तरका गवर्नमेंट अपनी छतरी के सहायता वाली मीटिंग बुलाए, ठीक है, और उसमें हम फैसला करें कि आपको तो ये 1 रुपया पूरा मिलेगा, मगर हम कैसे देंगे ये हमें तय करना है। ये हम आपने तय करना है। अब आपको क्या लगता है, अब ये मुश्किलात रहीं तो कितना बंदा बेरोजगार हो सकता है? देखिए लाखों की तादाद में मजदूर हैं, कि सिर्फ फैसलाबाद और कराची, लाहौर। फैसलाबाद के अंदर हम 200 के करीब यूनिट्स गिनते हैं, उसमें से 60-70 के करीब एक्सपोर्ट के यूनिट्स अगर निकाल दें तो प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर 125 से 150 के करीब यूनिट है, और अगर हम एवरेज भी उसकी लेबर की कॉस्ट करें तो 400 बंदा पर फैक्ट्री है, तो वो आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितने बन जाते हैं, तो वो तो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, अब असद उमर साहब कुछ हफ्ते पहले भी आए थे, क्या वो हुकूमत की बोली से मुख्तलिफ बोली बोल रहे हैं? नहीं, हुकूमत की बोली से तो मुख्तलिफ नहीं है, वो मेरा ख्याल है PTA के वफादार रुकन है, मगर उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ये सिस्टम इस तरह चल नहीं सकता, मैं आपका सहूलतकार बनूंगा, और मैं खान साहब से और तो बने सहूलतकार, 2 हफ्ते गुजर गए नहीं, उसके बाद उनसे कोई रब्ता नहीं। कारखाने बंद हैं, बताइएगा कि फिक्र क्या है, क्या परेशानी है इस वक्त? फिक्र यही है कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फिर खाएंगे कहाँ से? मसला यही है हमारा रोज़गार, और ये भी बंद कर देंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे बताएं हमें जी, तो हम फिर सड़कों पे आएंगे, फिर एक्शन लेंगे, तो यही है फिर माजरा। तो मज़ीद जो है हमारा कौन सा कोई ऐसा काम है जो हम करेंगे या खाएंगे कहाँ से, ये हमें समझ नहीं आ रही है। फैक्ट्री मिल रही है, टैक्स वगैरह इतने बढ़ा दिए गए हैं, और मज़ीद आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में तकरीबन हम 12 लोग हैं। अच्छा, और कौन कौन काम करता है? काम मैं करता हूँ, छोटा भाई है, वालिद साहब मरीज़ हैं, तो इसलिए फिर घर के अखराजात भी ऐसे ही हैं। इतनी महंगाई है, कहाँ से खाएंगे? हमें तो ये नहीं समझ आ रही, आटे की थैली का इतना रेट है, चीनी का, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, हम कहाँ पे जाएंगे? बिजली का बिल आ रहा है 20,000 25,000, ये हम कहाँ से देंगे? क्या हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? जी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इससे बेहतर हालात कब थे? इससे बेहतर हालात तो काफ़ी देर पहले के थे, जब इमरान खान नहीं थे, ठीक है, तो अभी इतने टैक्स बढ़ गए हैं तो समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। तो मज़ीद यही है कि मेहरबानी करें। कारखाना चलेगा तो फिर आपका, हाँ जी, आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी जी, हमारा फिर रोज़गार चलेगा। ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे, ये तो समझ नहीं आ रहा। एक्सपोर्टर्स के तो अलग मसाइल हैं, और ज़ाहिर है जो प्रोसेसिंग करते हैं उनके अलग मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त हम जहाँ खड्डियाँ यहाँ मौजूद हैं जो कपड़े बनाते हैं, जो बाकायदा आपको नज़र आते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पावर लूम्स एसोसिएशन के सरबरा वहीद रामे साहब, जो अभी बताएंगे कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि यहाँ कई मशीनें थी, कई पावर लूम्स थी जो कबाड़ियों के कोडियों के दाम बिकी हैं। वजह जी, पहले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी इसहाक डार, उन्होंने तवज्जो नहीं दी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $9 अरब रह गई। उसका नतीजा ने निकला कि डाउन स्ट्रीम आपकी सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। तो यहाँ पर लूम्स थी, लूम्स 45 रुपये किलो सड़कों पर बिक गई। अभी जो नई गवर्नमेंट आई, इसने गैस और बिजली पे इंसेंटिव्स दिए, तो कुछ ट्रैक पे आने लगी थी इंडस्ट्री। लेकिन जब इन्होंने ज़ीरो रेटिंग के रजीम को ख़त्म किया, 17% सेल टैक्स ले आए,
तो हम बहुत सारे खदशात और खौफ में आ गए कि ये फिर उसी जगह के ऊपर वापस जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मजदूर बेरोज़गार हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सेल्स टैक्स जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आपकी इंडस्ट्री में इतना दमखम नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ाकर आपका कंज्यूमर उसको ले ले। कितने मजदूर हैं मुंसलिक इस सनत से? जो हमारी पावरलूम इंडस्ट्री है जी, 1 लाख तो डायरेक्ट मजदूर है और 1.5 लाख मजदूर, इसके अलावा जो में सपोर्टिंग मजदूर है वो है 2.5 लाख मजदूर हैं इस सनत के साथ, और तकरीबन 50,000 मालक हैं जो मजदूरों की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्री है, वो बड़े एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो इन सब का दारोमदार इसी सनत के ऊपर था। फैसलाबाद की जो इकनॉमिक हसल बसल है वो भी आप समझे, ये पावरलूम्स का शहर है, पावरलूम्स चलती हैं, पावरलूम प्रॉफिट देती हैं, तो शहर के फल कमाने वाला, इवन डॉक्टर, वकीला, सबके पास पैसों की रेल पेल होती है। अगर हमारी लूम्स बंद हो जाती हैं तो ये क्राइसिस, ये मैस लेवल के ऊपर आता है, और इस वक्त यही खदशा है। कोई तादाद, कितनी तादाद होगी जो बेरोजगार हो गई है और आपका खदशा है कि हो सकती है? जी, पहले जो 50,000 हमारी लूम्स जो कौड़ियों में बिक गई थी, स्क्रैप में बिक गई थी, उस वक्त 20,000 से ज़्यादा हमारा वर्कर बेरोज़गार हुआ था। और अभी जो सेल्स टैक्स की ये रजीम आई है, 17% सेल टैक्स की 0 रेटिंग ख़त्म की है और शनाख्ती कार्ड की शर्त रख दी है, और बड़ी सख्त किस्म की FBR ने हमारे ऊपर जो शराइत लागू की हैं। इससे मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री रोज़ के रोज़ फैक्ट्रियाँ 10, 12, 15 हमें मालूम होता है कि फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मजदूर बेरोज़गार हो रहा है, तकरीबन 100, 150, 200 मजदूर बेरोजगार हो रहा है। 17% सेल्स जो GST है, इस पे ज़ाहिर है हर जो सनतकार है, हर जो शोबा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उन्होंने अलग मसाइल है। आपका इससे क्या मसला है और क्यों? देखिए, 17% इज़ टू मच। इसमें जान की कीमत पे अगर 17% लगाते हैं तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेइंतहा इजाफा हो जाता है। फिर आगे हमारे जो सैलरीज एंड वेजेस है उसमें इजाफा होगा। फिर आगे हमारा रजिस्टर्ड बायर जो है वो ही रजिस्टर्ड नहीं है, उसके हिस्से का जो 17% सेल टैक्स है और 3% जो हम नॉन रजिस्टर्ड को सेल करने का FBR का एक इक्वेशन है, 20% हम दें, वो किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि 37% सेल टैक्स हम बेयर कर लें? हमारे कपड़े में इतनी सख्त नहीं है, आगे पाकिस्तानी अवाम किस तरह उतने महंगे कपड़े को खरीदेंगे? ये सारी मशीन्स जो हैं ये बिक भी जाएंगी तो इन लोगों का डेट्स जो है, इन लोगों के कर्ज नहीं अदा होंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अभी भी वक्त है, हमने तजावीज़ बजट से पहले भी दी। किसी ने रब्ता किया आपसे? नहीं, बदकिस्मती की बात है जी, किसी ने रब्ता नहीं किया। हमारी मीटिंग्स हुई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी, FBR के चेयरमैन के साथ भी बातें सुन रहे हैं, लेकिन अमल दरामद होगा तो इंडस्ट्री चलेगी ना। आज तक हमें कभी डायरेक्टली इन्होंने किसी मुज़ाकरात में, किसी जगह नेगोशिएशंस में कोई हमारे तजावीज़ पर हमें नहीं बुलाया। ये बड़े बदकिस्मती की बात है। ये पुराने लोगों को बुलाते हैं जो इनकी बात में हाँ मिलाते हैं, और आज आपने अपनी आंखों से देखा कि ऐसे लोगों को बुलाकर जो हर हुकूमत के आंख का तारा बनते हैं, आज इंडस्ट्री भी बंद है, आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हुकूमत कहती है कि बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट्स को फ़रोग़ दिया जाए। आपको लगता है कि पॉलिसी नहीं है, बजट में नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है कि फ़रोग़ नहीं दे रहे जब बार बार कह रहे हैं कि तरजीह है? आपकी सारी मंडियां तो जो हैं वो वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना ये ले गए हैं। अभी जो 11 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बची है, ठीक है, इसमें इजाफा होकर हम 18 अरब डॉलर कर सकते हैं। 6 अरब डॉलर 3 साल में IMF से लेंगे, और अगर ये अपने इस तरह इन्होंने डरा के मेरे ऊपर इम्पोज कर दिया तो 1 अरब डॉलर की खुदा न खास्ता में डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स ना भी कम हो जाए। तो ये चीज़ों को हमें एतमाद में लेना चाहिए। जो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको ये इस्लामाबाद बुलाना अपनी तौहीन समझते हैं। हमारे पास आकर हमारी बात नहीं सुनते, चैम्बर्स में आके ये सिर्फ शील्ड लेके फोटो सेशन करते हैं कि जो आपका ये पैगाम है कि हमसे बातचीत नहीं करते, बुलाते नहीं है इस्लामाबाद, मुशावरत नहीं करते, उन तक पहुँच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद रामी साहब। खदशा है, डर है कि बेरोज़गार हो जाएंगे? जी असी बहुत यानी कि रेट भी नहीं बढ़ रहे और महंगाई इतनी हो गई है कि अपने बीवी बच्चे भी नहीं पाल सकते। किस दौर में आपके हालात बेहतर थे? मौजूदा दौर में, इससे पहले नवाज लीग के, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर? नवाज शरीफ के दौर तो फिर भी बहुत अच्छे सीगे, कुछ बेहतर सीगे, यानी कि महंगाई बहुत कम सी।
हुण इतनी महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। 17% टैक्स ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबको काट रही है, लेकिन इस वक्त हल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हुकूमत इन सब से बात नहीं कर रही। इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक के बाद मज़ीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हम फैसलाबाद की लाहौर फैशन फैक्ट्री में मौजूद है, जहां कपड़ा सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनता है और हुकूमत की तरजीह एक्सपोर्ट ही है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में कौन सी आसानियां पैदा हुई हैं मालिकान और मज़दूरों के लिए और कौन सी मुश्किलात। ये खामोशी, ये बंद मशीनें। यहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के अहदेदार, मालिकान फैक्ट्रीज़ के। हड़ताल इन्होंने भी की हुई है, जैसे हमने इससे पहले भी देखा था कि फैसलाबाद में और भी कारखाने बंद हैं। क्यों बंद है, क्यों आपने हड़ताल की? हड़ताल इसलिए की कि गवर्नमेंट ने बिला जवाज़ हमारे ऊपर 17% GST जो है वो नाफज कर दिया है। हमारे पहले ही हमारे अखराजात जो है धागे के रेट पहले ही ज़्यादा थे, क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से, जो डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई उसकी वजह से रेट पहले ज़्यादा थे, ऊपर से 17% GST लग गया। तो हमारी जो पैदावारी लागत है वो हमारी जो टोटल कॉस्ट है उससे बढ़ गई है, यानी हमारे रेट से हमारी पैदावारी जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ गई। इनपुट आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी हड़ताल से नुकसान तो होता है। जी, हड़ताल से काफ़ी नुकसान होता है। कई घर बेरोज़गार हो गए हैं। जैसे हम फैक्ट्रियाँ बंद की हुई हैं, हमारे पास कुछ नहीं है इसके अलावा है। हमें भी कोई हुकूमत बताए ना इसका भी, हम क्या इसका अलाय अमल करें। तो बेरोज़गारी किस तरह कितनी हुई है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है कोई 4000 से ज़्यादा यूनिट बंद हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा लेबर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो जो है बेरोज़गार हो गए हैं, और मालकान जो है वो भी बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और आगे कोई लाहे अमल नहीं है। और जो धागा माफिया है उन्होंने रातों रात कीमतें ब्लैक में धागे की बढ़ा दी हुई हैं, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और सेल टैक्स कलेक्ट करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आगे से मार्केट में रेट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि मार्केट में गाहक ही नहीं है। हर तरफ से 1000 रुपये वाली चीज़ 1600 रुपये में बिक रही है। पहले ही लोगों की इनकम बहुत मजरू हो गई है, वो 1600 में कैसे खरीदेंगे? हर चीज़ बंद हो गई है। अगर हम बंद करते हैं तो हमें लाख रुपया महीना नुकसान है, चलाते हैं तो 2 लाख रुपया महीना नुकसान है। लेकिन फिर भी नुकसान तो नुकसान होता है। क्या इतने बुरे हालात इससे पहले थे? जी, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। आज तक इससे पहले इतने बुरे हालात नहीं आए थे। यानी कि मेरी ज़ाती पोजीशन ये है कि मैंने बिजली का बिल देना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने घर का किराया देना है तो मेरे पास पैसे नहीं है। हमारी जो लेबर है वो बहुत बुरी तरह किसी से पैसे मांग के अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। लोग भूखे नंगे हो गए हैं इस वक्त। और मैं ये समझता हूँ कि मदीने की रियासत का ये कॉन्सेप्ट नहीं था जो खान साहब, मदीने की रियासत तो लोगों को फैसिलिटेट करती थी, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है। ये कोई तरीका नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है, इनके पास कोई टीम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, और लोगों की बद्दुआएं ना लें। जो बद्दुआ दिल से निकलती है ना वो बहुत दूर तक, आसमान तक जाती है। मैं खान साहब से ये ज़ाती तौर पे कहूँगा कि खान साहब जब बिल्कुल नए थे तो फैसलाबाद आए थे और मेरा उनसे सलामदुआ हुई थी, और मैंने उनको एक आदमी ख्वाजा फरीद साहब से मिलाया था डोनेशन के लिए। वो उस वक्त हॉस्पिटल की डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे, तो वो आए थे। तो खुदारा ये हम पे रहम करें, हमारा ख्याल करें। ख़ुद ये अपनी एक लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, और हम बिल्कुल कारों से मोटरसाइकिल पर और मोटरसाइकिल से रिक्शे पे हम लोग और साइकिल पे आ गए। हमारा बहुत बुरा हाल। हुकूमत से कोई राब्ता, किसी ने आपसे राब्ता किया हो, कोई जूं रींगी हो? अभी तक तो गवर्नमेंट सेक्टर से किसी ने राब्ता नहीं किया है, लेकिन परसों हम लोग मुल्तान में थे, ताजर कन्वेंशन था, बड़ा पाकिस्तान से पूरी तंजीमें आई हुई थी। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने हमें कहा कि मंगल वाले दिन, ये जो कमिंग डे है, इसमें आपको वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए टाइम लेकर देंगे और आपकी बात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक मैं ऑनेस्टली पहुँचाऊँगा। लेकिन वो वहाँ पर 70 साल के हिसाब की बात करते रहे
और उन्होंने ये भी वहाँ फरमाया जी कि पाकिस्तान में जब चंदे की बात आई तो शौकत खानम के लिए सबसे ज़्यादा गरीबों ने चंदा दिया। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और एक मेरा सवाल है उनसे कि जिन लोगों ने आपको चंदे दिए और आपको शौकत खानम बनाने में मदद दी और आपको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी, आज आप उन लोगों को चंदा मांगने वाला बनाना चाहते हैं। जो आपने इस वक्त माशी इस्तेहसाल किया है पूरे पाकिस्तान की आवाम का, हम सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं हैं, इस वक्त एप्टमा भी हड़ताल पे है, पावरलूम सेक्टर भी हड़ताल पे है, छोटे छोटे ताजर और दुकानदार भी हड़ताल पे हैं। तो इन सब लोगों ने आपकी मदद की हुई है, तो आज अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। तो इमरान खान साहब, आप उस इज़्ज़त को लोगों को चंदा मांगने वालों में तब्दील करना चाहते हैं। चाहते हैं कि लोग आपको बद्दुआएँ दें, चाहते हैं कि लोग झोलियाँ उठाकर अपने बच्चों के लिए जो मांगते थे दुआएं, आज आपको उसमें शामिल करें कि आपके लिए लोग बद्दुआएं मांगें। हमारा एम्ब्रॉयडरी का सेक्टर टोटल तबाह हो चुका है इस वक्त। लोग घरों में बेचारे परेशान हैं, जिनके बच्चों के तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, ना उनका अर्श है ना उनका फर्श है। तो क्या ये आपने दिया हमें नए पाकिस्तान की तब्दीली की सूरत में कि आज एम्ब्रॉयडरी सेक्टर अपनी तो उम्मीद पर है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ आपकी मुलाकात होगी, अजाला कैसे होगा, क्या चाहते हैं, मुतालबात क्या हैं? हम सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है ना वो 100% इम्पोर्ट है। हमारी सुई से लेके धागा हर चीज़, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें इससे पहुंची है कि हम तो पहले ही डॉलर रेट के बढ़ने की वजह से मरे हुए थे, ऊपर से हम पे बेजा जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी वजह से तो हमारी रही सही साख भी बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। हम लोगों की कीमत में कितना इजाफा हुआ सर? पिछले 5 साल में हमारी धागे की जो छोटी कोना पीछे देख भी रहेंगे 3000 यार्ड की है, उसका रेट 10 रुपये बढ़ा है और इनके आने के बाद ये सिर्फ 36 रुपये एक महीने में हमारी कौन का रेट बढ़ गया। हम किससे जाके आगे रेट मांगे? बात करते हैं दुकानदार, वो कहता है भाई डाइंगें बंद है, प्रोसेसिंग बंद है, मेरा आगे वाला हमारा एंड यूज़र जो है वो गरीब बंदा है। हमारा सूट 700 रुपये में बिकने वाला अगर वो 1000 में हो जाएगा तो वो कौन खरीदेगा? हमारा तो एंड यूज़र ही गरीब बंदा है। एक जुमले में क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, पहले तो सबसे पहले ये है कि इस इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ मिलते हैं हमें भी कुछ सब्सिडीज़ दी जाएँ और ये हम पे सोचा जाए कि हम पे 2 तेरे टैक्सेस इस तरह पड़ लें कि जो हमारा कपड़ा बनता है उसी विस्कोस धागे से बनता है, वो भी उधर से भी रेट बढ़ गया, हमारी कौन का भी रेट बढ़ गया। हमें इस चीज़ में रिलीफ दिया जाए। 0 रेटेड नहीं कर सकते तो कम से कम ये वाला रिलीफ तो दिया जाए। 17% GST तो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं, जिस मकसद के लिए हमने हड़ताल पे हम लोग हैं इस वक्त, हम लोग चाहते हैं जो SRO 1125 था जिसके तहत हम लोग सारे 0 रेटेड में थे सेल टैक्स में, वही उसको बहाल कर दिया जाए। इस इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, इसको मरा दी जाए। ये इंडस्ट्री जितना सारी चीज़ें बाहर से आती हैं इसकी, यहाँ पर तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि आपसे 17% GST लेना है, हम लोग GST देने के लिए तैयार हैं, हम लोग फाइलर बनने के लिए तैयार हैं। मैं 1 मिनट गुजारिश करता हूँ, हम लोग फाइलर भी बनने के लिए तैयार हैं, हम लोग टैक्स देने से इनकारी नहीं है। हमारा कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट जो करती है वो अपना मामला है। हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स लेने का तरीका कार तो बेहतर बनाए ना। हम लोग टैक्स अभी दे नहीं रहे। अब हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं, हर बंदा फाइलर है, GST भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना तरीकाकार तो दुरुस्त बनाए ना। एक ही वक्त में आप इतने महाज खोलेंगे तो लोग किस तरह उसको मीट करेंगे? जितना हमारा ये बहुत अहम नुकता है कि इस वक्त ऐसा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर 95% अनपढ़ लोग हैं, वो अपना हिसाब नहीं मेंटेन कर सकते। 60% हमारी जो लेबर है उसके एक्सपेंस है हमारे 100% में 60% उसके है, और उनके पास स्किल बंदे ही नहीं है। वो कैसे हिसाब रखेंगे? मुझे बताएं कि 60% जो लेबर को हम लोग थोड़े थोड़े करके पैसे देते हैं उसको किस तरह GST में शामिल करेंगे, किस तरह उसका हिसाब रखेंगे? ये बहुत अहम नुकता है कि महाज बहुत खोल दिए हैं और एम्बिशन बहुत है, लेकिन जब तक जो ऑन द ग्राउंड जो हकीकत है कि यहाँ लेबर जो है वो अनपढ़ है, जो पूरा निज़ाम है उसको पहले दुरुस्त करना होता है, शायद इतने महाज नहीं खोलने चाहिए। अपना तारुफ करा सकते हैं? जी, मेरा नाम शेख अब्दुल वहीद है। मैं फैसलाबाद डिवीज़न का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हूँ और अंजुमन ताजरन का प्रेसिडेंट भी हूँ। बाना बाज़ार मेरे अंडर में ही है। और जो ये हवा चल रही है, फैक्ट्री बंद हो गई हैं,
मिलें बंद हो गई हैं, छोटे यूनिट बंद हो गए हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है बिल्कुल गलत है। कौन सी पॉलिसी गलत है? जो 17% लगा रहे हैं, इस पे इनको मैनेज करना चाहिए कि 17% एक चीज़ बन रही है, वो कपड़ा भी वही है, प्रिंट भी वही है, और 10 जगह भी इनको टैक्स देना पड़ रहा है। एक कपड़ा, उस पर 4 जगह टैक्स लग रहा है। पहले कोरा कपड़ा होगा, उस पर इनको 17% टैक्स देना पड़ेगा। फिर प्रिंट होगा, उस पर 17% मांग रहे हैं। फिर जब बेचने के लिए थोक वाले आएंगे, उनको देना पड़ेगा। अब देखें ना, एक कपड़े पे, एक ही वैरायटी पे 4 जगह इनकी पॉलिसी गलत है। इनको ताजरों के साथ बैठना चाहिए, वरना बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? हाँ जी, इस्लामाबाद में हुई है, मगर वो उनको अपनी हुकूमत पे मान है और उनको तीसरी ताकत पे बहुत मान है, मगर ताजरों के आगे कुछ नहीं है। गरीब मर रहा है और बहुत परेशान है गरीब, और इनको एहसास करने चाहिए कि मुल्क के हालात को चेंज करने के लिए। अच्छा, अब कारखानों के जो मालिकान हैं, उनका ये दावा है, उनका कहना है कि जो दुकानदार हैं वो अपना CNIC नंबर, CNIC कार्ड देना नहीं चाहते साथ नहीं, कपड़े के। बिल्कुल वो डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा है जो बहुत अहम है, और जो सबसे कम टैक्स देते हैं वो दुकानदार और ताजर। नहीं, ताजर टैक्स देना चाहते हैं। जो ताजर टैक्स नहीं देना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। ताजर सारे टैक्स देना चाहते हैं। उसके बावजूद भी ये जो चोर बाजारी है ना, एक ही वैरायटी पे 4 जगह टैक्स लगा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कि अगर कोई भी एक आइटम है ये वाली, पहले ये धागा आता है बन के, ठीक है, धागे के बाद उस पर 17% टैक्स, फिर ये डाई होना है, उस पर 17% टैक्स, फिर जब होलसेलर के पास जाना है उसने 17% देना है, फिर रिटेलर भी दे, फिर आवाम भी दे। ये नाजायज़ है। एक जगह ले लें, 17% लें, हम नहीं कह रहे नहीं लें, एक जगह पे लें, 4 जगह तो ना लें। 4 जगह नहीं लेना चाहिए। अगर आपका मुतालबा या आपकी जो चाह रहे हुकूमत टैक्स कम करे, एक जगह ही करे, ना माना तो क्या सड़क पे निकल आएंगे, हड़ताल करेंगे? सड़क तो कल से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। हाँ। गरीब मरेगा, खुद ब खुद बाहर आएगा। जो कारखाने हैं इस वक्त बंद हैं, ये कहा जा रहा है कि वो दुकानदार जो है वो टैक्स देना नहीं चाहते। टैक्स देना चाहते हैं, सब लोग टैक्स देना चाहते हैं, मतलब ये तो नहीं है कि अब सर पे तलवार रखते हैं तो कहेंगे जी अब टैक्स लेना है तो लेना है, बस ठीक है, जिनका हक बनता है वो दें टैक्स। मगर ये तो नहीं है कि अब सब गला दुबा दें सबका ही, कि सबका गला दुबाया हुआ है, हर बंदा परेशान है इस बात से कि कब कैसे निज़ाम चलेगा। ठीक है, हम गरीब लोग हैं, जैसे भी हम कमा रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा घर चलना भी मुश्किल हुआ हुआ है। कारोबार ज़ाहिर बात है, जब फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं तो कारोबार कहाँ से होगा? ठीक है, तो मालिक जो हैं दुकानों के वो कहाँ से सैलरियाँ देंगे? कोई बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आ रहा, तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही। बातों की तब्दीली है जितनी भी है, जो कुछ भी है बातों की तब्दीली है, कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ तब्दीली। 10 महीनों में क्या तब्दीली आई? महंगाई आई है और तो कुछ भी नहीं आया। ये दौरे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई तो है, लेकिन ये निस्बतन बेहतर है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का दौरे हुकूमत या पाकिस्तान नज़र तो बेहतरी की तरफ कुछ आए तो नज़र आए तो फिर ही कुछ कहेंगे ना। अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, फिलहाल तो महंगाई नज़र आ रही है बस, और तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। पूरे फैसलाबाद हम फिरे, कारखाने भी गए, मालिकान से मुलाकात की, मजदूरों से मुलाकात की, और आखिर हम अब आ गए हैं फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, जहाँ सदर ज़िया अलमदार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ज़िया साहब, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई मुश्किलात, कारखाने बंद, मजदूर परेशान, बेरोज़गारी नज़र आ रही है। इतनी जल्दी? देखें जी, ये वही खौफ था जो हम पिछले 1 महीने में हमने बजट का जो अजलास और बजट की जो तैयारी है उसमें कम से कम हमें 6 महीने लगे। यहाँ असद उमर साहब आए, यहाँ रज़ाक दाऊद साहब आए, यहाँ FBR के चेयरमैन आए, उसके बाद 17 मीटिंग हमने की हैं इस्लामाबाद जाके। हमारी आप एक एक प्रपोज़ल पढ़ लें। हमने उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान का जो वाहिद हल है इकॉनमी का, वो इंडस्ट्री चला के है।
और उसमें कोई शक नहीं कि जब ये हुकूमत आई, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन से 7 दिन पहले आए, उन्होंने जो अनाउंस किया वो 100% असद उमर साहब ने वो हमें दिया। उन्होंने हमें गैस दी, उन्होंने हमें बिजली दी अच्छी प्राइस पे, इसके अलावा उन्होंने हमारे रिफंड भी दिए। हमारी सारी की सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और ये शहर उनको दुआएं दे रहा था कि अचानक एकदम एक यू टर्न हुआ और पूरी की पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है वो परेशान हो गई। यू टर्न IMF है? यू टर्न IMF है। तो आप समझ रहे हैं ये जो 17% GST सेल्स टैक्स है, जी जी। जिसकी वजह से हड़तालें हो रही हैं, कारखाने बंद हैं, परेशानी है, जी जी, ये IMF का एक मुतालबा है। ये देखें जी, अब हमें नहीं पता, हमें यही बताया गया है कि IMF इससे नीचे एग्री नहीं करता। हालांकि IMF के लोग हमारे पास भी इधर आए थे, अच्छा, चैम्बर में भी आए थे। वर्ल्ड बैंक के यही मैडम जो इस वक्त हर चीज़ कंट्रोल कर रही है, ये सबसे पहले फैसलाबाद चैम्बर आई थी। वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो फैसलाबाद चैम्बर आए थे। हमने उनको सब बताया था कि हमें अगर आप मार्केट असेस दें, हमें हमारी टेक्नोलॉजी पे आप अगर जोर दें तो ये $6 बिलियन कुछ भी नहीं है। सवाल करना चाहूँगी जी, जी। कि अगर हम कहें कि रुपए की कदर में जो कमी पेश आई है, जी, ये जी। भी मुतालबा आपका भी था क्या? मगर ये हमने देखा है कि उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ। नहीं, देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे ही डॉलर की प्राइस कम होती है तो हमारा बायर जो है ना वो कहता है कि जी हमें हमारी प्राइस कम करें, आपको तो ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया। ये अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो साग डार साहब ने एक गलत काम किया था कि डॉलर को रोका था, अब उस वक्त डिवैल्यूशन ही की, एक बड़ा गैप बन गया अचानक। फिर लेकिन जब कुछ मिफ्ता इस्माइल ने किया, फिर जब असद उमर आए तो जी, फिर जी। हुआ, फिर इस साल कुछ ज़्यादा ही हो गया। नहीं नहीं जी, इस साल तो संभला ही नहीं ना। इस साल तो देखें, जब वो हफीज शेख साहब आए हैं तो उन्होंने तो कहा कि हम डॉलर ओपन कर रहे हैं। भाई इस शहर में या इस मुल्क में तो आप अपने बच्चे को ओपन नहीं कर सकते, वो भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आप अपनी लेबर को ओपन नहीं कर सकते, हर चीज़ को कंट्रोल करके तो चलना पड़ता है। आपको या चेंबर ऑफ कॉमर्स को या फैसलाबाद के जो ताजिर कारोबारी अशखास हैं, उनको किस पे ज़्यादा एतमाद है, असद उमर पर या हफीज शेख पर? नहीं, हमें असद उमर पे ज़्यादा एतमाद है, इसलिए कि उन्होंने एक काम शुरू किया था, उसके मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। असद उमर साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की $5 बिलियन इंपोर्ट्स कम हो गई। पिछले साल 60 बिलियन थी, इस साल इंशाल्लाह 30 जून को जब क्लोजिंग होगी तो ये 55 बिलियन होगी। हमारे साथ ये पॉलिसी जो है वो खान साहब इलेक्शन से 7 दिन पहले पूरी इंडस्ट्री ने इनको यहाँ बुलाया था। वहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ों का वादा किया था। एक, उन्होंने कहा कि हम आपको गैस कम्पिटिटिव रेट पे देंगे, और वो उन्होंने दी। गो ये कराची से महंगी है लेकिन स्टिल उन्होंने हमें बेहतर रेट पे दी। बिजली का उन्होंने वादा किया, वो उन्होंने बेहतर रेट पे दिया। तीसरा, उन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो रेटिंग रहेगी। अब ये सारा जो रिवर्सल है वो उस पे चल, सियासतदान होते हैं, इलेक्शन से पहले कुछ और फिर तो अब देखें ना उसका हमारा, क्योंकि फैसलाबाद का इशू इसलिए बहुत बढ़ गया है, उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारी ज़्यादा मेजॉरिटी 60% लोग जो हैं वो टेक्सटाइल के साथ वाबस्ता है। जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, फ़िलहाल एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं लग रहा। दूसरा, आप क्या समझते हैं, क्या इस्लाहात होनी चाहिए? सर, हमने जो इनको शुरू में प्रपोज़ल दी थी और मुझे समझ नहीं आई कि वो फिर बाद में IMF पे डाल के वो सारी की सारी प्रपोज़ल ख़त्म हो गई। वो यही थी कि द टैक्स शुड बी इन सिंगल डिजिट। ठीक है, हमें खुद शब्बर जैदी साहब ने कहा था और अपना कि भाई ये जो टैक्स है ना, दैट शुड बी बिटवीन 5 to 10, और फिर 7.5 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने ऑलमोस्ट तय हो चुका था। उसके बाद 17 करना
उसमें आके देखें बहुत डिसहार्ट हुआ है बिजनेसमैन। लेकिन क्या कर सकते हैं ताकि ये 17% टैक्स वापस हो जाए, 5 से 7.5 के दरमियान रहे? नहीं, वो तो यही आप देखें ना, असेंबली ने तो बजट पास कर दिया, ठीक है, वो इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने किस तरह से होगा? क्योंकि अभी तक वो तो बिल है ना, एक पोर्शन को किसी तरह भी आप अमेंड कर सकते हैं। इस पर बात हुई है? नहीं जी, हम तो देखें ना, अपनी बात से पीछे हटे ही नहीं। ठीक है, हम तो कहते हैं कि जो हमने ओरिजिनल डिमांड की थी आप उसी पे रहें। अभी सेनेट में बिल जाना है। अब आप ये देखें ना, असद उमर साहब ने भी यही कहा, फिर हमारे जो यहाँ के MNAs हैं उन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत ज़्यादा है। फिर आपके सामने ख्वाजा आसफ ने भी यही कहा, अपोजिशन लीडर ने भी यही कहा। आज मेरी सुबह जो कॉमर्स की सेनेटर जो है चेयरमैन कॉमर्स कमेटी सेनेट के, उनका आज मुझे फ़ोन आया कि यार क्या हुआ है फैसलाबाद में। मैंने कहा जी होना क्या है, वो लोग जिनको आपने रजिस्टर्ड करना था जो रजिस्टर्ड नहीं है। असल देखें इशू क्या है, इंडस्ट्री जो है वो अपने पास से ये देना नहीं होता, उसने देना है जो जिसने उससे काम करवाना है। बिल्कुल। वो जो काम करवाने वाला है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। जिसको ये माल बेचते हैं उसमें 70-80% लोग हैं जो गांव के हैं, वो रजिस्टर होना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ठीक है हम इस साल काम ही नहीं करते। तो इंडस्ट्री ने तो देखें ये एक पूरी चेन है, ये चेन जो है इसको रजिस्टर्ड करना होगा। अब इंडस्ट्री वो रजिस्ट्रेशन भी हमें एज ए कलेक्टर भी बना देते हैं, हम कलेक्ट भी करें, अगर अगला ना दे तो हम अपने पास से दें, तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है अगर यही तो हालात है। इंसाफी हुई, लेकिन सवाल फिर वही है कि हुकूमत मान जाएगी। सर हमें तो उम्मीद है कि हुकूमत हमारे ऊपर, पहले भी तो वादा खिलाफी की है ना, लेकिन उसका देखें ना रिजल्ट भी तो सामने है। अगर ना होगी तो एकदम आपके सामने 2% GST लगाया था नून लीग ने, तो उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि हमारी जो सारे की सारी रेमिटेंस इनके पास चली गई, हमारे पैसे वापस नहीं हुए, और जो ये गवर्नमेंट अब वापस कर रही है वो पैसे भी अभी 200 अरब हमारा रहता है। अच्छा, और वो था 2%। हम जिस चीज़ से खौफ ज़्यादा है ना, वो था एक लिहाज से हमारा प्रॉफिट उधर चला जाता था, तो हम कहते थे चले प्रॉफिट ले, ये तो हमारा वर्किंग कैपिटल उधर चला जाएगा। अगर आप 17 को 6 महीने अगर सेल टैक्स वापस ना आया तो ये 17 से मल्टीप्लाई करें तो 102 बनता है। तो 102% हमारे मतलब हमारे पैसे प्लस कुछ वर्किंग कैपिटल के अलावा कोई फैक्ट्री भी बेच के तो FBR के पास चली जाएगी। तो हमने देखें फैक्ट्री चलाने के लिए लगाई है। हम आज भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह से इसको सिंगल डिजिट में ले आएं और लोगों को रजिस्टर्ड करें। ठीक है, ये साथ साथ काम होंगे, लेकिन ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर फ़रोख्त करती है कपड़ा, एक जो जितनी सेल्स हैं, जितना हुजूम है उसका, जी कोई 6 बिलियन 1200 अरब, मैं बता 1200 अरब उनका है, और 6 अरब जो है वो टैक्स अदा होता है। ये बिल्कुल उनका इल्ज़ाम ठीक है, उनसे लेना चाहिए, हम ये नहीं कहते उनसे ना ले, लेकिन उनकी आड़ में एक्सपोर्टर को तो ना पकड़ें। मेरी रात भी 12 बजे शबर जैदी साहब से बात हुई, उसमें ये था कि जैसे इन्होंने डेट बढ़ाई तो सिस्टम में अभी डेट नहीं बढ़ी थी, तो मैं आई एम थैंकफुल टू शबर साहब, रात को 11 बजे उन्होंने मेरा फ़ोन भी उठाया और रातों रात उन्होंने काम भी किया। वो बहुत अग्रेसिव है। हम भी चाहते हैं कि ये मुल्क चले, हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको आप ज़रूर पकड़ें, लेकिन जो टैक्स देते हैं उनको अगर आप शाबाश नहीं दे सकते तो उनको पैसे तो ना उनके भी आप साथ पकड़ लें। तो हमारी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ ख़त्म होता है। नाज़रीन, आपने सुना कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल की सनत को किन किन मसाइल का सामना है, और उसका एक ही नंबर है जिसको कहते हैं जो सबसे बड़ा मसला है, वो है 17%। आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। कल होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।